Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our lecture number 6 of second year biology, and it is about excretion in representative animals. This is the screenshot of page number 8, 9, 10, and we will discuss these pages in the next slides. So today's lecture points, we will discuss excretion in hydra, then excretion in planaria, excretion in earthworm, excretion in cockroach, and then finally we will go through some questions. So first we will discuss excretion in hydra. Hydra basically डिप्लोप्लास्टिक नाइडेरियन है, और डिप्लोप्लास्टिक जैसे कि आपको मालूम है, डिप्लोप्लास्टिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर 2 लेयर्स होती हैं. बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म है, अंदर वाली लेयर एंडोडर्म कहलाती है. इन दोनों के दरमियान जेली लाइक सब्सटेंस जिसे मिजोग्लिया कहते हैं वो भी मौजूद होता है. तो बेसिकली जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इसके अंदर कोई ख़ास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं मौजूद. जो भी वेस्ट मटेरियल हैं, चाहे वो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैसेस हैं, तो ये तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स ये सिंपल डिफ्यूजन के मैकेनिज़्म से बॉडी से बाहर निकलेंगे. अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके नतीजे में प्रोड्यूस हो रही है वो सिंपली डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी, मतलब बॉडी से बाहर निकल जाएगी. और अगर बाहर जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू सेल्स के अंदर चली जाएगी. तो इस तरह एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल टेक प्लेस थ्रू डिफ्यूजन. नेक्स्ट इज़ एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया, द फ्लैटफॉर्म्स. बेसिकली प्लेनेरिया की बॉडी ऐसी है तो इसी वजह से इसको फ्लैटफॉर्म्स में की कैटेगरी में डाला जाता है. तो अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें प्लेनेरिया का तो ये प्रिमिटिव है. जैसे हम आगे आगे जाएंगे हम एडवांस एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते जाएंगे. तो हाइड्रा की निस्बत अगर इसमें देखा जाए तो इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है. और इसके अंदर किस टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है? ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिकली ट्यूब्यूल्स की तरह हैं, और उनको नाम दिया जाता है प्रोटोनेफ्रीडिया का. प्रोटोनेफ्रीडिया प्लूरल फॉर्म में प्रोटोनेफ्रीडिया है, अगर सिंगुलर पढ़ें तो प्रोटोनेफ्रीडियम कहलाएगा. तो साथ में जैसा कि डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो बॉडी है इसके अंदर एक ट्यूबुलर सिस्टम है और वो ब्रांच और री ब्रांच हुआ हुआ है और पूरी बॉडी में एक नेटवर्क फैला गया है. तो बेसिकली ये तमाम प्रोटोनेफ्रीडियम ही का नेटवर्क है. और ये प्रोटोनेफ्रीडियम अभी हम आगे वाले एक्सक्रीटरी सिस्टम से पढ़ेंगे कि इसके अंदर एक ख़ास बात यह है कि इसके अंदर कोई इंटरनल ओपनिंग मौजूद नहीं होती. ये इसको डिफ्रेंशिएट बनाएगा बाकी के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर से जो इनसे रिजेम्बलेंस रखते हैं. अगर इस ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम देखें तो इसकी जो ब्रांचेस हैं वो आगे जाके ब्लाइंड एंडेड सेल्स में जाके एंड हो जाती हैं. ब्लाइंड एंडेड सेल्स जो हैं वो फ्लेम सेल्स कहलाते हैं. बेसिकली दीज ब्रांचेस आर कैप्ड विद अ सेलुलर सेटअप कॉल्ड फ्लेम सेल्स. अगर आपको साथ में डायग्राम नज़र आ रही है तो यहाँ पर इनलार्ज करके दिखाया हुआ है कि जो इनकी ब्रांचेस हैं उनके एंडिंग पॉइंट्स जो हैं वो ब्लाइंड हैं, मतलब आगे कोई ओपनिंग नहीं है, जस्ट एक ब्लाइंड एंड मौजूद है जहाँ पर एक फ्लेम सेल नज़र आ रहा होगा. ये बेसिकली फ्लेम सेल्स जो है इसके अंदर फ्लेम की तरह फ्लिकरिंग प्रोड्यूस हो रही होती है. बेसिकली वो क्यों फ्लिकरिंग प्रोड्यूस हो रही होती है? क्योंकि इसके अंदर एक सीलिया का गुच्छा, मतलब टफ्ट ऑफ सीलिया मौजूद होता है. सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लैजुला से छोटे होते हैं. इनका काम क्या है? बेसिकली सीलिया का मकसद ये होता है बीटिंग करना. तो वो कंटिन्यूसली वो बीटिंग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से होगा क्या कि सक्शन क्रिएट होगी, और सक्शन जैसे ही क्रिएट होगी उसकी वजह से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है साथ में बाहर बॉडी के बाहर, वो इसके अंदर सक्शन की वजह से अंदर चला जाएगा. तो इससे क्या हुआ कि जो बाहर फ्लूइड था जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल थे वो सीलिया की बीटिंग मूवमेंट से वो इस ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर आ जाएगा. अब जैसे ये अंदर आ गया ट्यूबुलर सिस्टम तो अब ये आगे कनेक्टेड है डक्ट्स के साथ जिनको कहते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट्स. ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स बाहर की जानिब निकलती हैं, मतलब बॉडी से बाहर की जानिब निकल रही होती हैं, लेकिन उनकी जो आउटलेट ओपनिंग है वो क्या कहलाती है? नेफ्रीडियोपोर्स. ठीक है. तो बेसिकली
ये पूरा का पूरा ट्यूबुलर नेटवर्क वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए सेटअप किया गया है। फ्लैट फॉर्म की अगर हम यूरिन की बात करें तो इनका यूरिन डाइल्यूट होता है, और अगर पैरासिटिक फ्लैट फॉर्म की बात करें जो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग के अंदर भी रहते हैं वो पैरासिटिक फ्लैट फॉर्म्स हैं, क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट पर, तो इसलिए उनके अंदर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो आइसोटोनिक होता है बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो सिंपली वो क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को ही अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। सो नाउ कम टुवर्ड्स द एक्सक्रीशन इन अर्थ फॉर्म। बेसिकली अर्थ फॉर्म एनेलिडा के ग्रुप से बिलोंग करता है, और अब हम ये देखने जा रहे हैं कि इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह का है और वो प्रोटोनेफ्रीडिया से कितना डिफरेंस है। तो पहले तो ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो मेटानेफ्रीडिया ये एडवांस्ड है एज़ कम्पेयर टू प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस सिस्टम के अंदर एक इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग मौजूद है, और यही इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग एब्सेंट थी प्रोटोनेफ्रीडिया में। दूसरा डिफरेंस भी हो गया। फिर हम आगे चलते हैं कि हम देखें अगर जो अर्थ फॉर्म है इसकी बॉडी के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, मतलब एक्सटर्नल भी है इंटरनल भी है। इंटरनल सेगमेंटेशन के आपको नज़र आ रही होगी डायग्राम में, हर सेगमेंट के अंदर एक पेयर मौजूद होता है मेटानेफ्रीडिया का, ठीक है। सिंगुलर मेटानेफ्रीडियम है, पेयर में मेटानेफ्रीडिया कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स भी बताए हुए हैं, और जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये जो मेटानेफ्रीडिया ये बाकायदा इमर्स मतलब डूबे हुए होते हैं बॉडी के सिलोमिक फ्लूइड के अंदर। सिलोम जो इनकी बॉडी है, ट्रू बॉडी होती है इनकी, ट्रू बॉडी कैविटी है, तो इसी वजह से हम सिलोम बोलेंगे, और उसकी जो फ्लूइड होगा हम सिलोमिक फ्लूइड कहेंगे। तो हर सेगमेंट के अंदर सिलोमिक फ्लूइड है, और हर सिलोमिक फ्लूइड के अंदर बेसिकली होता क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद होते हैं, और इसी तरह ये उसके अंदर ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं। हम देखते हैं कैसे कलेक्शन हो रही है। नेफ्रोस्टोम कलेक्ट द सिलोमिक फ्लूइड, जो इंटरनल ओपनिंग है उसने सिलोमिक फ्लूइड को कलेक्ट किया। एज द फ्लूइड मूव्स अलोंग द ट्यूब्यूल, एपिथेलियम रीअब्सॉर्ब द सॉल्ट फ्रॉम द ल्यूमेन एंड सेंड इट टू द ब्लड वेसल्स सराउंडिंग द नेफ्रीडियम, द लेफ्ट ओवर अपीयर एज यूरिन। तो आपको जैसा कि डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, इंटरनल ओपनिंग ने कलेक्ट किया सिलोमिक फ्लूइड। सिलोमिक फ्लूइड जैसे जैसे मूव करता जाएगा इस ट्यूब्यूल के अंदर से, तो इसके ऊपर इसको कवर किया हुआ कैपिलरी नेटवर्क ने। कैपिलरी नेटवर्क जो है वो क्या करेगा, जितना भी एपिथेलियम है इस ट्यूब्यूल की वो एब्जॉर्ब करेगी, रीएब्जॉर्प्शन हम उसे कह सकते हैं। रीएब्जॉर्ब करेगी किसको, सॉल्ट को ल्यूमिन के अंदर से। ल्यूमिन किसका ल्यूमिन है, इस ट्यूब्यूल का जो अंदर की जो जगह होगी, जो स्पेस होगी, उसको हम ल्यूमिन बोलते हैं। तो ल्यूमिन के अंदर जो फ्लूइड रन कर रहा था, तो फ्लूइड ने रन करते हुए साथ ही में जो सॉल्ट और जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा बाय द कैपिलरी नेटवर्क सराउंडिंग दिस ट्यूब्यूल। तो इस तरह एक्सेसिव जो सॉल्ट की रीएब्जॉर्प्शन और एक्सेसिव वाटर की रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो बाकी नाइट्रोजनस वेस्ट बचेगा उसको कहेंगे कि वो यूरिन है, वो एक नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाउ एक्सक्रीशन कॉकरोच। कॉकरोच ऑर्थ्रोपोडा की कैटेगरी से बिलोंग करता है, और इनके अंदर ज़्यादा एडवांस एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं हाइड्रा से प्लेनेरिया से अर्थवॉर्म, और अब हम कॉकरोच की तरफ आ गए हैं। तो इसी तरह इनकी एक्सक्रीटरी सिस्टम में एडवांसमेंट होती जा रही है। इनके अगर हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को देखें तो इनके अंदर एक स्पेशल येलोइश ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद है जिनको माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स का नाम दिया जाता है, और ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहे होंगे कि ये हीमोलिम्फ में फैले हुए होते हैं, और हीमोलिम्फ के अंदर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो डिफ्यूज़ होके इनकी मेम्ब्रेन से इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होते हुए वो हाइंड गट की तरफ आ जाते हैं। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ट्यूब्यूल ट्रांसपोर्ट सॉल्ट एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द हीमोलिम्फ इनटू द ट्यूब्यूल ल्यूमेन। तो ल्यूमेन इसके अंदर की जो स्पेस है ट्यूब्यूल की, वो ट्यूब्यूल ल्यूमेन कहलाएगी। अब हम आगे चलते हैं। जैसे ही फ्लूइड अब इसके अंदर आ गया है, तो अब फ्लूइड देन पासिस टू द हाइंड गट इनटू द रेक्टम। रेक्टम हाइंड गट का पोर्शन है, वो उसके अंदर अब चले जाएंगे, जहाँ पर सॉल्ट और वाटर की दोबारा रीएब्जॉर्प्शन होगी, और जो बाकी रिमेनिंग एक्सक्रीटरी वेस्ट बचेगा उसके अंदर यूरिक एसिड मौजूद होगा। अब यहाँ पर एक बहुत मेन
जो हम एक डिस्टिंग्विशिंग फ़ीचर पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि इनके अंदर आर्थ्रोपोडा के किंगडम में ही सिर्फ ये फ़ीचर देखा गया है कि इनके अंदर इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो एसोसिएटेड है डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ, क्योंकि जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये इनका कोई अलग से सिस्टम नहीं है। ये ट्यूब्यूल्स जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये लिंक हुई हुई हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ, तभी ये मिड गट और हाइंड गट के दरमियान मौजूद हैं। और ये ट्यूब्यूल्स जैसे ही कलेक्ट करेंगी हीमोलिम्फ को, वो हीमोलिम्फ इस डाइजेस्टिव ट्रैक में आ जाएगा और गुज़रते हुए जो भी इसके आहिस्ता आहिस्ता फ़िल्टर होता गया है मटेरियल, वो आहिस्ता आहिस्ता अलोंग विद द फीसेस बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर ये इसका सबसे मेन डिस्टिंग्विशिंग फ़ीचर आपने याद रखना है कि इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही एसोसिएटेड है, तो फीसेस के साथ ही नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड बॉडी से पास आउट हो जाएंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोनेफ्रीडिया एंड मेटानेफ्रीडिया। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया को पढ़ने के बाद हमें इनके बारे में मालूम होना चाहिए कि इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोटोनेफ्रीडिया एंड मेटानेफ्रीडिया इज़ दैट प्रोटोनेफ्रीडिया आर नेटवर्क ऑफ डेड एंड ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स, whereas मेटानेफ्रीडिया आर अ टाइप ऑफ excretory स्ट्रक्चर्स विद अ ciliated funnel opening into the body cavity। जैसे कि हमने देखा था प्रोटोनेफ्रीडिया में ब्लाइंड एंड सैक्स थी और उसके अलावा उनके अंदर कोई भी इंटरनल ओपनिंग नहीं थी, जबकि मेटानेफ्रीडिया के अंदर इंटरनल ओपनिंग जिसको नेफ्रोस्टोम का नाम दिया गया था वो मौजूद होती है। फर्दर मोर प्रोटोनेफ्रीडिया आकर इन द फाइला प्लेटिहेलमिन्थस व्हाइल मेटानेफ्रीडिया आकर इन द फाइला एनिलिडा आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ठीक है, तो ये थोड़े एडवांस में पाए जाते हैं मेटानेफ्रीडिया, तो इसलिए ये एडवांस्ड हैं, और जो प्रोटोनेफ्रीडिया हैं वो प्रिमिटिव हैं। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, आपको आने चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं और अच्छे तरीके से इनको तैयार भी करना है। व्हाट आर मेटानेफ्रीडिया, व्हाट आर प्रोटोनेफ्रीडिया, व्हाट आर फ्लेम सेल्स, ये भी आपको बुक से मिल जाएगा इसी के टॉपिक से कि फ्लेम सेल्स हैं क्या, या फ्लेम सेल्स का नाम क्यों दिया गया है। तो ये इनके अंदर बेसिकली जो मूवमेंट हो रही होती है सीलिया की, वो बिल्कुल एक फ्लेम के फ्लिकरिंग मूवमेंट से मिलती जुलती हैं। जैसे जो शोला होता है वो कंटिन्यूसली फ्लिकरिंग कर रहा होता है, इसी तरह इनके अंदर बीटिंग ऑफ सीलिया से ऐसी फ्लिकरिंग अपीयरेंस आती है, इसी वजह से इनको फ्लेम सेल्स का नाम दिया जाता है। सो नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन फ्लैटवर्म। ये बिल्कुल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस हैं जो आएगा। अगर प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में आ जाता है तो उसके बारे में आपने लिखना होगा। अगर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं फ्लैटवर्म तो तब भी प्रोटोनेफ्रीडिया ही का इसमें बताया जा सकता है। देन व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन अर्थवर्म, इसमें मेटानेफ्रीडिया के बारे में बताया जा सकता है, तो ऑल्टरनेट करके क्वेश्चन किसी भी तरीके से दिया जाता है। व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन कॉकरोचेस, तो इसमें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में आता है। अलग से मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर मालपीजियन ट्यूब्यूल, व्हाट इज़ देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन इंसेक्ट्स, तो ये भी ऑल्टरनेटिव है, तो इसमें भी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का ही जिक्र किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लेक्चर में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन वर्टिब्रेट्स को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।